हेलो बच्चों, राजीव अनसॉल्व पेपर 2025 कक्षा 10 गणित के बुक से आज हम बोर्ड एग्जाम 2024 में आए हुए प्रश्न पत्र सेट 6 जिसका पेपर कोड 822 IA है, इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे जो जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त पर बाह्य बिंदु से अधिक 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 2 सही है। दूसरे प्रश्न में दिया है बिंदु 7-3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो जब y अक्ष से दूरी पूछता है तो y अक्ष से दूरी बराबर फार्मूला होता है, ये प्रश्न संख्या 2। हमारा बिंदु दिया है 7-3, तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। y अक्ष से दूरी, इसका फार्मूला होता है भुज। तो इसमें भुज क्या है? ये जो 7 है ये भुज है, तो y अक्ष से दूरी कितना होगा? 7। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न संख्या दूसरे में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया है यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो कोसेक थीटा का मान होगा। तीसरा प्रश्न है p sin थीटा बराबर q cos थीटा। इसे हम कुछ चेंज करेंगे, cos थीटा को इधर लाएंगे और p को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर q बटे p। sin थीटा बटे cos थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर ये q बटे p। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर q बटे p। तो इसमें लंब जो है p हो गया, आधार जो है ये लंब q है, आधार जो है p है। तो हमें कर्ण ज्ञात कर लेना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कर्ण में आधार पर स्क्वायर प्लस लंब पर स्क्वायर, जिसमें आधार पर स्क्वायर कितना है? p पर स्क्वायर और लंब q पर स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण में p पर स्क्वायर q पर स्क्वायर। अब कोसेक थीटा का मान फार्मूला होता है हमारा कर्ण बटे आधार, जिसमें कर्ण है रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और आधार इसमें कितना है? आधार p है। तो ये कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे p। ये यहाँ पर हम फार्मूला को गलत लिखे हैं, ये होगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और लंब जो है हमारा q है, ये q होगा। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए कर्ण में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे q सही है। अब इसके चौथे प्रश्न में यहाँ पर दिया है tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश डॉट 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 दिया है tan 88 अंश इंटू tan 89 अंश का मान होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हल करते हैं। tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश डॉट 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 tan 88 अंश इंटू tan 89 अंश। अब यहाँ पर इस तरीके से tan 1 अंश tan 2 अंश इसी तरीके से चलता जा रहा है, कहाँ तक? tan 89 अंश तक। तो बीच में आएगा tan 45 अंश। इस तरीके से लिख सकते हैं tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश डॉट 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 बीच में आ जाएगा tan 45 अंश डॉट 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 tan 88 अंश tan 89 अंश। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे, tan 1 अंश को हम लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 89 अंश और tan 2 अंश को लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 88 अंश डॉट 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 tan 45 अंश डॉट 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 ये tan 88 अंश इंटू tan 89 अंश। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब tan 90 अंश माइनस थीटा का फार्मूला आपको याद होगा, जो कि होता है काट थीटा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं काट 89 अंश इंटू इसको लिखेंगे काट 88 अंश डॉट 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 ये tan
45 अंश डॉट 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 tan 88 अंश इंटू tan 89 अंश। अब यहाँ पर tan 89 अंश और काट 89 अंश, इसको एक पास हम लिखेंगे तो हो जाएगा tan 89 अंश इंटू काट 89 अंश। फिर ये लिखेंगे tan 88 अंश इंटू ये काट 88 अंश, और ये आ जाएगा tan 45 अंश। यहाँ पर फार्मूला होता है tan थीटा इंटू काट थीटा, इसका मान होता है 1, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 गुणे, फिर इसके जगह पर भी हम लिखेंगे 1, इसी तरीके से ये चलता जाएगा, और गुणे tan 45 अंश का मान होता है 1। यदि हम इन सब का गुणा करें, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1, इस तरीके से चलता जाएगा और गुणा करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार चौथे प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, यदि समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल बराबर है तो q का मान होगा। हमें यहाँ पर q का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर समीकरण है 3x² + 5x - q = 0। यहाँ पर चूंकि मूल क्या है, बराबर है, जब ये मूल बराबर है तो इसलिए b² - 4ac बराबर होता है 0। अब इसी में समीकरण से हम b का मान और a का मान और c का मान रखेंगे, तो b की जगह पर होगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पर 3 लिखेंगे, 3 गुणे c की जगह पर हम ये माइनस q लिखेंगे बराबर 0। ये 25 हो जाएगा, माइनस ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 3 12 q बराबर 0। अब ये 12q बराबर पाछांतर होगा तो -25 और q बराबर -25/12, ये q का मान हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर ए -25/12 सही है। छठवें प्रश्न में दिया है, समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट 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 7 10 का 11वां पद होगा। 11वां पद हमें ज्ञात करना है। छठवां प्रश्न, समांतर श्रेणी है -62 -59 डॉट 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 7 है 10 है, तो इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर a बराबर क्या है, -62, और d बराबर क्या होगा, ये a2 - a1, तो -59 में से हम घटाएंगे -62 को। अब यहाँ पर -59 ये प्लस हो जाएगा 62, अब यहाँ से घटाएंगे 12 में से 9 निकलेगा 3, यानी 62 में से 59 निकलेगा तो 3, ये जो है डी का मान आ गया। अब हमें 11वां पद निकालना है, यानी a 11 बराबर होता है a + 10 d। a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -62 प्लस 10 गुणे d की जगह पर हम लिखेंगे 3, तो ये -62 प्लस 30 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 2 में से 0 निकलेगा 2, और 6 में से 3 निकलेगा 3, -32, 11वां पद -32 होगा। तो इस प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर बी सही है। 7वें प्रश्न पर आते हैं, यदि PE बराबर 0.05 हो तो P0 E का मान होगा। ये प्रश्न संख्या 7, PE बराबर दिया है 0.05, तो P0 E बराबर होता है 1 - PE, तो 1 - PE के जगह लिखेंगे 0.05। अब जब आपको घटाना है तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1.00 और इसे लिखेंगे माइनस में 0.05, तो 10 में से 5 निकलेगा 5, यहाँ पर आ गया 9 दशमलव, ये जो है 0 हो जाएगा, यानी P0 E बराबर होगा 0.95 आंसर। तो इस प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर डी 0.95 सही है। 8वें प्रश्न में दिया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है के लाल होने की प्रायिकता होगी। हमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए, थैले में लाल गेंद कितनी है,
3 है और काली गेंद 5 है। कुल गेंद कितने हैं? 3 + 5 जोड़ेंगे तो कुल 8 गेंद है। अब इसमें कह रहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद यहाँ पे निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लाल गेंद की संख्या कितनी है? 3 और कुल गेंद की संख्या 8, तो इसकी प्रायिकता 3/8 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर ए 3/8 सही है। प्रश्न संख्या 9 में यहाँ पे चित्र में DE समांतर BC है। ये देखिए DE जो है BC के समांतर है, तो CE की माप होगी। यहाँ पर ये माप दिया है AD 1.3 सेमी, BD जो है 3.9 और AE जो है 1.5 सेमी। तो हमें CE का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या 9, चित्र को हम बना लें ABC। DE जो है इसके BC के समांतर है। ये 1.3 है, 3.9 है, 1.5 है। अब यहाँ पर देखिए DE समांतर BC ये क्या है? इस प्रश्न में दिया है, तो इसलिए ये AD/BD बराबर AE/CE होगा। किससे? थेल्स प्रमेय से। AD की जगह लिखेंगे 1.3/3.9 बराबर AE की जगह पे 1.5/CE। यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो 1.3 गुणे CE बराबर 3.9 गुणे 1.5। CE बराबर 3.9 गुणे 1.5/1.3 होगा। काटेंगे 13 तियाँ 39, 3 होगा और 1.5 में 3 का गुणा करेंगे तो 4.5 सेमी। ये जो है आंसर होगा। तो इस ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही होगा, 4.5 सेमी। अब हम 10वें प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 अंश। यहाँ पर चित्र ये दिया है त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में ये जो M है किसके बराबर है? इस Q के 70 अंश के बराबर है। और MN बराबर 3 सेमी, ML बराबर 4.5 सेमी और ये PQ बराबर 2 सेमी तथा QR बराबर 3 सेमी। तो निम्नलिखित में सही होगा। यहाँ चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हमें बताना है। तो ये प्रश्न संख्या 10 है। यहाँ पे चित्र है, इसको हम बना लेते हैं। ये त्रिभुज MNL और एक त्रिभुज और है PQR। अब इसमें ये 3 सेमी है और ये 4.5 सेमी और ये M जो है 70 अंश का है। और यहाँ पर PQ जो है 2 सेमी और ये QR जो है 3 सेमी है और ये Q जो है 70 अंश का। अब यहाँ पर देखिए अगर हम MN/PQ करें तो ये जो है 3/2 प्राप्त होगा और ये ML/QR करें तो ये 4.5/3 जिसे हम लिख सकते हैं 45/30। इसे हम काट देंगे तो 15 दूना 30, 15 तियाँ 45 बराबर 3/2। तो यहाँ पे MN/PQ और ML/QR ये दोनों आपस में बराबर हो गए और कोण M बराबर कोण Q बराबर ये 70 अंश है। अब यहाँ पर इसको समरूप लिखने का तरीका क्या होगा? यहाँ पर ये MN जो है ये PQ के संगत है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ये N M और L समरूप त्रिभुज। N M जो है PQ के संगत है, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ और ये R। त्रिभुज N M L समरूप त्रिभुज PQR किससे? SAS समरूपता प्रमेय से। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हम इसके प्रश्न संख्या 11 पर आ जाते हैं।
1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। प्रश्न संख्या 11 है। तो गोले का व्यास 1/2 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? r बराबर इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 सेमी होगा। अब इसका पृष्ठ निकालना है। गोले का पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई r की जगह पर 1/4 गुणे 1/4, 4 से ये 4 काट देंगे तो π/4 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो 11वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी π/4 सेमी स्क्वायर सही है। 12वें प्रश्न में दिया है 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। ये प्रश्न संख्या 12। इस तरीके से एक चाप है और ये वृत्त का केंद्र है। ये चाप जो है इसके केंद्र पर ये 30 अंश का कोण बना रहा है और इसकी त्रिज्या कितना है? 6 सेमी। तो संगत चाप की लंबाई इसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर r बराबर है 6 सेमी और थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ पर चाप की लंबाई l बराबर होता है थीटा बटे 180 गुणे पाई r। थीटा की जगह पर 30 अंश बटे 180 गुणे पाई गुणे r की जगह पर 6, 30 से काटेंगे 6 बार और 6 से 6 को काटेंगे, यानी यल का मान जो है चाप की लंबाई पाई सेमी होगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 13 में दिया है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की माप होगी। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 13 है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यहाँ पर एक बिंदु Q है और इस पर ये स्पर्श रेखा है P। तो यहाँ पर OQ की लंबाई, ये OQ की लंबाई जो है 12 सेमी है और इस वृत्त की त्रिज्या ये 5 सेमी है। तो हमें PQ की माप ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये केंद्र से इस बिंदु की दूरी OQ बराबर 12 सेमी और इसकी त्रिज्या ये OP जो है 5 सेमी। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये PQ जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, OP त्रिज्या है, तो इसलिए ये क्या होगा? लंब होगा और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज OPQ में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि होता है ये लंब पर वर्ग प्लस आधार पर वर्ग बराबर कर्ण पर वर्ग। तो लंब की जगह पर हम लिखें PQ पर वर्ग प्लस OP पर वर्ग बराबर OQ पर वर्ग। PQ की जगह पर PQ पर वर्ग, OP की जगह पर 5 का वर्ग, OQ की जगह पर 12 का वर्ग। ये PQ पर वर्ग प्लस ये 25 बराबर 144। PQ पर वर्ग बराबर 144 माइनस 25 होगा बराबर 119 आ जाएगा। अब यहाँ पर PQ बराबर जब निकालेंगे, PQ बराबर इसका वर्ग जब हटेगा तो कर्णी में 119 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखा ये PQ की लंबाई कर्णी में 119 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर डी 119 कर्णी में 119 सेमी सही है। अब प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। हमें इसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कितना होगा? प्रश्न संख्या 14 संख्या है 182, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13 और दूसरी संख्या है 78, इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13। इसमें देखिए ये 2 और 13 ये क्या है? उभयनिष्ठ है, तो HCF हो जाएगा 2 गुणे 13 बराबर ये 26। ये आंसर हो गया। तो इस प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर बी 26 सही है।
प्रश्न संख्या 15 में एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेमी हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 1500 बेलन की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेमी और ये बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 8.4 सेमी। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है फार्मूला 2 पाई r इंटू एच। तो 2 पाई, चूंकि इसका उत्तर पाई में दिया है तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे, r की जगह पर 3.5 और गुणे एच की जगह पर 8.4। अब ये 2 का गुणा हम 3.5 में करेंगे तो 7 आएगा। 7 का गुणा 4 में 7 चौक 28, 7 बटे 56, 56 और 2 58, यानी 58.8 सेमी स्क्वायर। तो इस ये पाई भी है, साफ साफ हम लिख दे रहे हैं, ये 58.8 पाई सेमी स्क्वायर। ये जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 16वें प्रश्न में दिया है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर दिया है 60 सेमी। इसमें r बराबर कितना दिया है 4 सेमी। इसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर 60 बटे 360 पाई, r की जगह पर 4 गुणे 4। अब इसको हम काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और ये 2 3 6, 2 दूना 4। यहाँ गुणा करेंगे 4 दूना 8 बटे 3, 8 बटे 3 पाई ये सेमी स्क्वायर। ये जो है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन नंबर सी 8 बटे 3 पाई सेमी स्क्वायर सही है। प्रश्न संख्या 17 में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तर होगा। इसका विविक्तर निकालना है। 17 द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर क्या है 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। तो विविक्तर ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पर 1 और c की जगह पर ये माइनस 1 है, माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 ये गुणा होगा तो प्लस 4 बराबर ये 5। इसका विविक्तर 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर बी 5 सही है। 18 वाले प्रश्न पर आते हैं। इसमें दिया है द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। प्रश्न संख्या 18 है, द्विघात समीकरण है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0। इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर मूलों का योगफल, योग बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर माइनस बी की जगह पर लिखेंगे माइनस 4 और बटे ए की जगह पर लिखेंगे ये 4। ये हो जाएगा प्लस 4 के अब बटे 4 काट देंगे एक बार में। इस यहाँ पर मूलों का योगफल 1 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी 1 सही है, लेकिन यहाँ पर इसके आंसर में गलत है। प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया है जो कि ए में माइनस 2 है, यह गलत होगा। अब प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। यहाँ पर ये बारंबारता सारणी दिया है, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसकी सारणी बनाना पड़ेगा तब हल होगा। प्रश्न संख्या 19, ये जो दिया है वर्ग अंतराल और दूसरा दिया है बारंबारता, इसे एफ से लिखेंगे। फिर यहाँ होगा मध्य बिंदु या मध्य मान
जिसे यक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे यफ गुणे यक्स। यहाँ पर वर्ग अंतराल में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता है 4, 7, 5, 8, 6। अब हम यहाँ पर इसका मध्यमान निकालेंगे, तो ये निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, यानी 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में 2 का गुणा भाग देंगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा, और 20, 10, 30, 30 में हम 2 का भाग देंगे तो ये 15, 30, 20, 50, 50 में हम 2 का भाग देंगे तो 25 होगा, 30 और 40, 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो ये 35, और 40 और 50, 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो ये 45। यफ गुणे यक्स करेंगे तो 4 पचे 20, अब 15 सत्ते 105, अब 25 पच्चे 125, ये 35 में 8 का हम गुणा करेंगे तो ये 8 पचे 40, 8 तिरिक 24, 24 4 28, 280 होगा। 45 में 6 का गुणा 6 पचे 30, 6 चौक 24, 24 3 27, 270 हो जाएगा। अब हम इसका योग करेंगे। ये जो है सिग्मा एफ, इसको जोड़ेंगे तो इसको हम जोड़ेंगे 7 और 4 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 6 30, तो सिग्मा एफ हो जाएगा 30, और ये सिग्मा एफ यक्स, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 को 0, 2 तो 4, 8 12 7 19, 19 और 1 हासिल 20, ये 2 2 4 तो 6 और 2 हासिल ये 8 हो जाएगा, ये 800 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर माध्य बराबर फार्मूला लगाएंगे, होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 800 बटे सिग्मा एफ कितना है 30, इसे काट देंगे, ये 3 दूना 6, 2 बचा 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ये कटेगा नहीं, इसी तरीके से ये 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक 18, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो इसका माध्य जो है 26.66 आंसर होगा। तो इस प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर बी 26.66 सही है। अब प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं, जो इस खंड अ का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी का मध्यक वर्ग होगा। इसका मध्यक वर्ग बताना है, तो मध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। ये प्रश्न संख्या 20 है, ये वर्ग अंतराल है। बारंबारता है, जिसे यब से लिखेंगे, ये संचयी बारंबारता है, जिसे हम सी यब से लिखेंगे। यहाँ पर वर्ग अंतराल में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता में है 8, 6, 11, 18 और 6। संचयी बारंबारता हम निकालेंगे, ये 0 + 8 बराबर 8, और 8 + 6 14 होगा, और ये 14 + 11 4 1 5 1 1 2 25 हो गया। 25 + 18 तो 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43, और ये 43 + 6 तो 6 3 9 और ये 4, यानी ये 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं n बराबर क्या है 49 आ गया, तो n बटे 2 हम निकालेंगे, यानी 49/2, तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 10 पचे 10, तो n बटे 2 कितना आएगा 24.5। अब 24.5 यहाँ पर देखिए, इसके करीब 24.5 के करीब और इससे बड़ा संचयी बारंबारता ये 25 है, तो इसमें मध्यक वर्ग जो है क्या होगा 20 से 25। यहाँ पर मध्यक वर्ग ये 20 से 30, ये आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 20 में ऑप्शन नंबर बी
20 से 30 सही है। अब हम इसके खंड ब पर आ जाते हैं। वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न 1 दिया है सभी खंड कीजिए। इसमें जितने भी खंड है उसको हल करना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इसमें कह दिया है यदि बिंदु यक्स 5 तथा 2 - 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये है खंड ब, जिसमें प्रश्न उत्तर 1 क। यहाँ पर बिंदु दिया है यक्स 5 है तथा 2 - 3 है, जिसमें बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 17 मात्रक दिया है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर ये 17। इसमें x1 की जगह पर लिखेंगे x माइनस x2 की जगह पर 2 लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 5 माइनस y2 की जगह पर -3 लिखेंगे तो ये +3 होगा होल स्क्वायर बराबर 17। इसे हम a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये 4x होगा प्लस 4 होगा प्लस 5 3 8 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा बराबर 17। अब ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 64 और 4 68, ये 17 है बराबर 17। अब कर्णी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कर्णी हट जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 और यहाँ पर ये 17 का भी वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 289। अब इसे पाछांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 ये इधर आएगा तो माइनस 289 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 289 में से 68 को घटाएंगे तो माइनस 1 2 221 बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 221 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर लिख सकते हैं हम 17 माइनस 13, क्योंकि 17 में से 13 को घटाएंगे तो 4 के बराबर आएगा और 17 में अगर 13 का हम गुणा करेंगे तो ये प्रथम पद का गुणांक और ये अंतिम पद का दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। और यहाँ पर लिखेंगे बाहर x माइनस 221 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को खोलेंगे तो 17x और ये प्लस 13x माइनस 221 बराबर 0। x कामन लेंगे तो ये x माइनस 17 प्लस यहाँ पर 13 कामन लेंगे तो x माइनस ये 17 मिलेगा बराबर 0। x माइनस 17 एक ब्रैकेट में और x प्लस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। x माइनस 17 बराबर 0 से तो x बराबर ये आ जाएगा 17 और यहाँ पर ये x प्लस 13 बराबर 0 से तो x बराबर आ जाएगा माइनस 13। तो यहाँ पर x का मान जो है या तो 17 होगा या तो माइनस 13 होगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या ख पर आ जाते हैं। बिंदु 1 4 a - 2 और -3 16 समरेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न उत्तर 1 ख। यहाँ पर बिंदु है, बिंदु को लिख लेते हैं। 1 4 है, a - 2 है और -3 16 है। तो चूंकि बिंदु समरेख है, चूंकि ये बिंदु क्या है समरेख है, इसलिए समरेख का प्रतिबंध पता होगा आपको। जब तीन बिंदु आपस में समरेख होते हैं तो वहाँ पर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2
ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर ये 0 हो जाता है। इसका मान जो है 0 हो जाता है, तब हम मानते हैं कि यह बिंदु संरेखा है। अब यहाँ पर x1 की जगह पर लिखेंगे 1, y2 की जगह पर -2 और माइनस y3 की जगह पर 16 प्लस x2 की जगह पर हम लिखेंगे a, y3 की जगह पर 16 माइनस y1 की जगह पर ये 4 लिखेंगे प्लस x3 की जगह पर हम लिखेंगे ये -3 और y1 की जगह पर हम 4 लिखेंगे और माइनस y2 की जगह पर ये -2 तो ये +2 होगा बराबर 0। अब 16 और 12 को हम ये 16 और 2 को जोड़ेंगे तो 16 2 18 -18 का 1 में गुणा करेंगे तो -18 प्लस 16 में 4 को घटाएंगे तो ये 12 होगा, 12 ये हो जाएगा और ये 4 2 6 6 में -3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 -18 बराबर 0। अब ये 18 18 जोड़ेंगे तो 12 ए माइनस 36 बराबर 0। अब ये 12 ए बराबर ये इधर जाएगा तो 36 होगा। अब ए बराबर 36 बटे 12, 12 3 36 यानी ए का मान जो है हमारा 3 आ जाएगा, ये आंसर होगा। अब हम प्रश्न उत्तर ये प्रश्न 1 ग पर आते हैं जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। इसको हमें सिद्ध करना है। प्रश्न उत्तर 1 ग। यहाँ पे सवाल दिया है 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे जो कि है 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा और प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये कास थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, कास से कास कटेगा इसका गुणा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। इसे हम 2 बार लिख सकते हैं या भी रहने दीजिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कास थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब इसे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसे 2 बार लिख सकते हैं और इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। अब पूरे का अपान हो जाएगा कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसमें 1 प्लस साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से ये कटेगा और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा। यहाँ पर बचेगा क्या 1 प्लस 1 बराबर 2 बटे कास थीटा। 2 बटे कास थीटा को हम लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। ये किसके बराबर आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसके प्रश्न घ पर आ जाते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के मध्यक ज्ञात कीजिए। ये बारंबारता बंटन सारणी दिया है, इसका मध्यक हमें ज्ञात करना है। प्रश्नोत्तर 1 घ। यहाँ पर वर्ग अंतराल है ये बारंबारता है इसे एफ से लिखेंगे, ये संचयी बारंबारता जिसे हम सी एफ लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ये बारंबारता में
6, 9, 20, 15 और 9, ये इसका बारंबारता है। अब हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो 0 + 6 = 6, ये 6 + 9 ये 15 हो जाएगा, और ये 15 + 20 करेंगे तो ये 35, और ये 35 + 15 करेंगे तो ये 0, 50 हो जाएगा। 50 + 9 करेंगे तो ये 59 आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर n बराबर 59 आ गया, तो n/2 की जगह लिखेंगे 59/2। 59.2 में जब हम इसको चेंज करेंगे, 59 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 9 18, 2 5 10, तो ये 29.5 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं 29.5 से बड़ा और इसके सबसे करीब 35 है, तो इसमें मध्यक वर्ग जो होगा 20 से 30 होगा। तो यहाँ पर मध्यक वर्ग 20 से 30, मध्यक वर्ग 20 से 30 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर यल बराबर लिखेंगे, यल जो है इस मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है यानी 20, और यहाँ पर यफ बराबर लिखेंगे, ये 20 होगा, तो ये मध्यक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है, ये मध्यक वर्ग की बारंबारता है, और यहाँ पर ये सी एफ जो होगा ये मध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो ये हो जाएगा सी एफ 15 हो जाएगा, और यहाँ पर एच बराबर होगा 10, हाइट जो इसकी होगी वह 10 होगी। अब हमें इसका मध्यक निकालना है। मध्यक का फार्मूला होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अब बटे एफ पूरे एच। यल की जगह पर लिखेंगे 20 प्लस n/2 की जगह पर हम लिखेंगे 29.5, हम माइनस सी एफ की जगह पर 15, अब बटे एफ की जगह पर 20 गुणे एच की जगह पर 10, 10 से 20 को काट देंगे 2 बार, तो 20 प्लस ये 29 में से हम 15 को घटाएंगे तो ये मिलेगा 14.5 बटे 2। यहाँ पर 20 प्लस इसे काटेंगे 2 7 14, 2 दूना 4, 2 5 10, तो 7.25 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो 27.25 इसका आंसर होगा, यानी मध्यक एम जो होगा हमारा 27.25। अब हम इसके प्रश्न संख्या अंक पर आते हैं। संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम तो ज्ञात करने आपको आता होगा, इस प्रश्न को आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। हम इसके में च वाले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है प्रश्न उत्तर 1 का च, इसे हम लिखेंगे माना कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब कर्ण में 3 को हम लिख सकते हैं a बटे b, क्योंकि परिमेय संख्या को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसमें हम तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे b कर्ण में 3 बराबर a। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3b² बराबर a²। अब यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि a² 3 से विभाजित है, इसलिए 3 a को भी विभाजित
करेगा। अब 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा, तो इसलिए हम ए बराबर लिख सकते हैं ए को 3c के रूप में। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 3b² बराबर a² से। अब इसी में हम इस a का मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो 3b² बराबर a की जगह लिखेंगे 3c का होल स्क्वायर, तो 3b² बराबर ये 9c² होगा। 3 से हम इसे काटेंगे 3 बार में, तो मिलेगा b² बराबर 3c²। पुनः हम इसी तरीके से लिखेंगे, चूँकि b² 3 से विभाजित है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे इसलिए a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है a क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पर b भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए a और b सहभाज्य पूर्णांक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि a और b सहअभाज्य हैं। इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण है कि कड़ी में 3 परिमेय संख्या है। ये जो कड़ी में 3 हम परिमेय संख्या माने हैं, यह जो है हमारी कल्पना के कमी के कारण है। अतः कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप लोगों को इस प्रश्न को हल करना है। अब प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं, जिसमें किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें केवल 5 खंड को हल करना है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 खंड दिए हैं। आपको केवल 5 ही प्रश्न को हल करना है, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। इसमें पहला प्रश्न 2 का क दिया है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सारणी दिया है, इस सारणी से हमें बहुलक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सारणी को बना लेते हैं। प्रश्नोत्तर 2 का क। यहाँ पर ये वर्ग अंतराल है, और ये बारंबारता है, जिसे हम यफ से डोनेट करेंगे। वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसमें बारंबारता दिया है 6, 11, 21, 23 और 14। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 23 है, तो 23 का वर्ग अंतराल जो है 30 से 40 है, तो इसलिए इसका बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग 30 से 40। तो इसमें जो है ये यल क्या हो जाएगा, यल जो है निम्न सीमा होती है 30 हो जाएगा, और इसमें F0 क्या होगा,
यहाँ पर सारणी में देखिए, ये F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो ठीक पहले की बारंबारता 21 है, तो ये हमारा F0 होगा। और F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 कहते हैं, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को हम F2 कहेंगे। तो ये F2 हो जाएगा। तो F0 बराबर होगा हमारा 21 और F1 बराबर होगा 23 और ये F2 जो होगा 14 होगा। और इसमें H जो होगा ये उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों के बीच का जो अंतर होता है ये 10 है, ये इसकी H हो जाएगी। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का फार्मूला आपको याद होगा, जो कि होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके गुणे में H। ये बहुलक का फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, L की जगह पर ये 30 रखेंगे, प्लस F1 की जगह पर 23 रखेंगे और F0 की जगह पर हम 21 रखेंगे, और बटे में 2 गुणे F1 की जगह पर 23 माइनस F0 की जगह पर 21 और माइनस F2 की जगह पर ये 14 रखेंगे, और गुणे H की जगह पर 10 लिखेंगे। अब इसे हम हल कर देंगे तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 30 प्लस 23 में से हम 21 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और ये 23 गुना 46 माइनस इसे हम जोड़ देंगे तो 4 1 5 2 1 3, ये 35 हो जाएगा, और गुणे में 10। 30 प्लस 2 बटे 46 में से 35 को हम घटाएंगे तो 6 में से 5 निकलेगा 1, 4 में से 3 निकलेगा तो 1 11 हो जाएगा गुणे 10। इसे लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का गुणा 10 में, तो ये 20 हो जाएगा, 20 बटे 11। अब यहाँ पर 20 में हम 11 का भाग देंगे तो 30 प्लस 1.81 आ जाएगा। जब 20 में 11 का भाग देंगे तो 1.818 आएगा, और ये 30 में इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 31.818। ये हमारा बहुलक निकल करके आ गया, यही आंसर होगा। या तो इसको अगर 8 को हम हटाएं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या 31.8 को हटाएंगे तो ये मान 2 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होगा। अब हम इस प्रश्न के ख पर आते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रश्न उत्तर 2 का ख। चित्र को हम बनाएंगे। यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके बाहर एक बिंदु P है, इस बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है इस प्रकार से, इसे हम PA मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि PA और PB आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे, दिया है PA तथा PB स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये PA बराबर PB, कि ये दोनों क्या हैं, स्पर्श रेखा आपस में बराबर हैं। हम एक रचना छोटी सी कर लें। ये वृत्त का केंद्र OA जो है इसको मिला लेंगे, और ये OB को भी हम मिला लेंगे, और यहाँ पर OP को भी मिला लेंगे। यहाँ रचना लिखेंगे, OA OB तथा OP को मिलाया। अब इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, PA तथा PB स्पर्श रेखा है, OA तथा OB
वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए पी ए लंब ओ ए तथा पी बी लंब ओ बी होगी। ये जो पी ए है ये ओ ए पर लंब होगा और पी बी जो है ये ओ बी पर लंब होगी। क्यों? क्योंकि एक प्रमेय होता है, इस प्रमेय को हम लिख दे रहे हैं। क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय के अनुसार ये स्पर्श रेखा जो है इस त्रिज्या पर लंब हो गई। पी ए लंब ओ ए तथा पी बी लंब ओ बी। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ बराबर ये 90 अंश। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इस चित्र पर आ जाते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में यहाँ पर एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ, ये दोनों बराबर हैं 90 अंश के। किससे? समीकरण 1 से। यहाँ पर हमने समीकरण 1 बनाया है, इसी से ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और ये जो है OP बराबर OP ये उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर OA बराबर OB, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है इसलिए यह बराबर होगा। OA बराबर OB, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए यह बराबर हो गया। अब हमें यहाँ पर मिला क्या? एक राइट एंगल मिल गया। और ये OP जो है हाइपोटेनियस है, जो कर्ण है। और ये OA बराबर OB ये त्रिभुज की अधर भुजा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। किससे? RHS प्रमेय से। जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो ये AB जो होगा, ये AP जो होगा ये BP के बराबर होगा, या PA बराबर PB हम लिख सकते हैं। लिखेंगे इसलिए PA बराबर PB किससे? CP CT से। इसी को हमें सिद्ध करना था। अब हम प्रश्न ग पर आ जाते हैं। इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD। इसको हल करने के लिए हम चित्र को बना लें। प्रश्नोत्तर 2 का ग। यहाँ पर इस प्रकार त्रिभुज है। इसे हम ABC मान लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि BC पर, इस BC पर एक बिंदु D है। यहाँ पर हम एक बिंदु D मान लेते हैं। तो D इस प्रकार है कि ये कोण ADC, ये वाला कोण जो है कोण BAC इस कोण के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC। तो हमें सिद्ध क्या करना है? CA² बराबर CB इंटू CD। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। अब यहाँ से हल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, ये त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कोण
ADC बराबर कोण BAC, ये इस प्रश्न में दिया है। और यहाँ पर कोण C बराबर कोण C, ये जो कोण C है ये दोनों त्रिभुज में है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण C, यह उभयनिष्ठ है। अब इन दोनों त्रिभुज के हमें दो कोण बराबर मिल गया, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे किससे? AA समरूपता प्रमेय से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा अनुपातिक होंगे, यानी ये AD बटे ये BA लिखेंगे, ये जो AD है बटे BA बराबर ये CD बटे ये CD जो है बटे CA के होगा, और बराबर ये जो है CA जो है बटे CB। क्यों? चूंकि यहाँ पे प्रमेय लिख लें, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होते हैं, इसलिए इनका अनुपात आपस में बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे हमें CA स्क्वायर चाहिए, तो CA यहाँ मिल रहा है, CA यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे CD बटे CA बराबर CA बटे CB। अब ये CA का गुणा CA में करेंगे तो CA स्क्वायर हो जाएगा, और ये CB का गुणा CD में करें तो CB इंटू CD। इस प्रश्न में इसी को हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। अब हम प्रश्न घ पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है प्रश्न उत्तर 2 का घ। अब यहाँ पर लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर यक्स, इकाई का अंक बराबर y। अब हम संख्या बना लेंगे, संख्या हमारा क्या होगा? संख्या बराबर दहाई का मान हमेशा 10 होता है, तो ये दहाई का अंक यक्स है, तो इसे लिखेंगे 10 यक्स प्लस उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे, यानी y को जोड़ देंगे, तो ये हमें संख्या प्राप्त हो गया। अब इसमें पहला शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त इसका क्या है? दोनों अंकों का योग क्या है? 9 है, यानी यक्स प्लस y बराबर 9, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः दूसरी शर्त अनुसार इस प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है? इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या जो दिया है इस संख्या का 9 गुना और इसके अंक को पलट देने पर बनी संख्या के 2 गुना का बराबर है। तो ये संख्या है हमारा 10x प्लस y, तो इस संख्या का 9 गुना, और इस संख्या को अगर पलट दिया जाए यानी ये 10y प्लस x कर दिया जाए तो इसका 2 गुना, आपस में क्या है? बराबर है। अब इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 90x मिलेगा प्लस 9y बराबर ये 20y मिलेगा प्लस 2x। अब इसको हम पाछांतर करेंगे तो 90x ये इधर आएगा तो माइनस 2x, ये प्लस 9y इसको इधर लाएंगे तो माइनस 20y बराबर इधर क्या होगा? 0। अब यहाँ पर 90 में से 2 को घटाएंगे तो ये 88x और प्लस ये प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, माइनस 20 में से 9 को घटाएंगे तो 11y बराबर 0। इसमें हम 11 कामन लेंगे तो 8x माइनस y बराबर 0। 11 को दूसरे तरफ ले जाएंगे 8x माइनस y बराबर 0 बटे 11, यानी ये आ जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। इसे हम समीकरण
2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल कर देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 9 और समीकरण 2 क्या है, 8x - y = 0। 8x - y = 0, ये समीकरण 2 हो गया। इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, किसी भी एक चर राशि को हम क्या करेंगे, पहले विलुप्त करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं y जो है बराबर है, इसके गुणांक जो हैं बराबर हैं और चिन्ह जो है असमान है। तो इसी को पहले हम काटेंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा और ये 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9x बराबर ये 9 होगा। तो x बराबर 9/9 काट देंगे एक बार में, x का मान 1 आ गया। अब ये x का मान जो है आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + y = 9। x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस y बराबर 9 और y बराबर 9 - 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8। अब ये y का मान प्राप्त हो गया, ये x का मान प्राप्त हो गया। अब संख्या हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या को ज्ञात करेंगे, संख्या बराबर, तो संख्या आप क्या माने हैं, 10x + y, संख्या आपकी 10x + y है। अब यहाँ पर x की जगह पर 1 मान रखेंगे और y की जगह पर 8, तो ये हो जाएगा 10 × 1 + 8, तो ये 10 + 8 = 18। तो ये आपकी संख्या प्राप्त हो गई। अब हम इसके प्रश्न अंग पर आते हैं, जिसमें दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। इसको हल करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे। प्रश्नोत्तर 2 का अंग, हमारा द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसको मध्य पदों को 2 भाग में बांट करके हल करेंगे। तो 3 का गुणा 2 में 6 और 6 का ऐसा गुणनखंड हम करेंगे जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x² माइनस ब्रैकेट में 2 + 3, तो ये 2 + 3 = 5 होगा और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे x + 3 = 0। 2x² ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x - 3x + 3 = 0। यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x - 2 और यहाँ पर 3 का यहाँ x - 1 बचेगा, गलत लिख दिए हम, 1 बचेगा। 3 कॉमन लेंगे तो x - 1 = 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में x - 1 हमें प्राप्त हो गया, तो x - 1 कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट मिलेगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ पर x - 1 = 0 से, तो x का मान क्या आ जाएगा 1 और ये 2x - 3 = 0 से, तो ये 2x बराबर ये -3 जो है इधर आएगा 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा और 1 आएगा 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे प्रश्न के 5 खंड समाप्त हुए, लेकिन इसके 6वें खंड को भी हम कर लेते हैं। जो प्रश्न च है, इसमें दिया है यदि एक बागीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। प्रश्नोत्तर 2 का च, तो यहाँ पर लिखेंगे माना बागीचे की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो बागीचे की लंबाई क्या होगा, ये बागीचे की लंबाई
लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x मीटर। अब प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है बागीचे का परिमाप। ये बगीचे है, हम हर जगह बागीचे लिख दिए, ये बगीचे है, इसको फिर से काट के हम लिख दे रहे हैं। ये बगीचे का परिमाप बराबर दिया है इसमें 120 मीटर। तो आयत के परिमाप का फार्मूला आपको याद होगा, जो कि होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर 120। अब यहाँ पर 2 को इधर लाएंगे और l के जगह पर लिखेंगे 2x प्लस b के जगह पर x लिखेंगे बराबर 120, ये बटे में 2, तो ये हो जाएगा 3x, 2 से काटेंगे तो ये 60 बार में कटेगा, तो यहाँ पे मिलेगा बराबर 60। अब x बराबर 3 इधर आएगा तो 60 बटे 3, तो ये 20 बार में कटेगा, x बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई कितना होगा 20 मीटर, और बगीचे की लंबाई बराबर हम 2x माने हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x के जगह पर 20, तो ये 40 मीटर हो जाएगा। अगर इसको हम चेक करते हैं, इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल जो होता है यल गुणे बी होता है, तो यल की जगह पर 40 गुणे और बी की जगह पर 20, तो 4 दूना 8, यानी 800 मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। ये जो है इसका क्षेत्रफल हमें 800 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बागीचे की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर, ये आंसर सही है। अब हम इस प्रश्न पत्र के तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया है, इसको हमें हल करना है, जो 3/2x माइनस 3/2y बराबर -2 है, और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। इसको हमें हल करना है, ये 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न उत्तर 3, यहाँ पे समीकरण दिया है 3/2x माइनस 3/2y बराबर -2, तो इसको हम एलसीएम लेकर के हल कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम 2, तो ये 3x माइनस 3y बराबर -2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर, ये 2 का गुणा 2 करेंगे तो -4, ये समीकरण 1 हो गया। और ये दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ पर हम 3 और 2 का एलसीएम ले लें तो 6 होगा, 3 दूना 6, ये 2 x और ये प्लस 2 3 6, ये 3y होगा बराबर 13/6। 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुणे 6, 6 से 6 कटेगा तो यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेंगे। हम विलोपन विधि से करते हैं हल, आपको जो विधि अच्छा लगेगा उस विधि को से हल कर लीजिएगा। ये समीकरण 1 है 3x माइनस 3y बराबर -4, और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण ये 2 है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि y का गुणांक बराबर है और चिन्ह असमान है, तो इसको जोड़ने पर हम लिखेंगे कि y जो है कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 5x बराबर 13 में से 4 को निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ x बराबर 5 को पाँचांतर करेंगे तो 9/5, ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब हम x का मान या तो समीकरण 1 में रख देते हैं या तो समीकरण 2 में, जिससे y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में ही रख लें। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 3y बराबर -4। तो यहाँ 3 गुणे x की जगह पर हम लिखेंगे 9/5। अब -3y बराबर -4, ये कटेगा नहीं तो 3 का गुणा 9 में 27/5 माइनस 3y बराबर -4। अब 27/5 को हम पाछांतर करेंगे तो -3y बराबर -4, ये इधर आएगा तो -27/5। ये -3y, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, इसके नीचे हर एक है तो 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 चौक 20 यानी -20 और ये -27। -3y बराबर, ये -27 और -20 चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा -47/5। ये दोनों तरफ का माइनस हट जाएगा और 3 को इधर लाएंगे तो y बराबर 47/5, ये नीचे आ जाएगा 3, तो यहाँ पर y बराबर 47/15। ये जो है y का मान हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 9/5 और y बराबर 47/15, ये जो है आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर जो है x बराबर 2 दिया है और y बराबर 3 दिया है, तो इस प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो ये उत्तर गलत है। अब यहाँ पर प्रश्न 3 के अथवा पर आ जाते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से आपको केवल एक ही प्रश्न हल करना है, लेकिन दोनों प्रश्नों को हल करवा देते हैं। यहाँ दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। हमें इस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये प्रश्न उत्तर 3 का अथवा। यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी में दिया है दूसरे यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या दिया है 14, तो दूसरे पद की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a + d बराबर 14, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और तीसरा पद दिया है 18, तो तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 18, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो a और d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से अगर हम समीकरण 2 को घटा दें, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर देखिए a में से a जब हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ +d है और इसमें से जब 2d को घटाएंगे तो -d मिलेगा और इस 14 में से 18 को घटाएंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर d बराबर, दोनों तरफ का चिन्ह हटेगा, ये 4 होगा, d का मान हमें प्राप्त हो गया 4। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर जो a + d बराबर 14 है, 1 + d की जगह 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 - 4, यानी ये a बराबर, ये 4 को पाछांतर करेंगे तो a बराबर 14 - 4, तो a बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। ये a का मान हमें मिल गया। अब इस समांतर श्रेणी के हमें 91 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला पता होगा, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो n की जगह पर कितना है 51 पदों का योगफल, यानी यस 51। n की जगह पर 51/2, 2 गुणे a की जगह पर 10 हम लिखेंगे, n की जगह पर 51 - 1 और d की जगह पर 4 लिखेंगे। ये 51/2, 2 का गुणा 10 में 20, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50, और 50 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 200। 51/2 गुणे 200 में 20 को हम जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे 220 को तो 110 बार में कटेगा। अब इसका गुणा करेंगे 51 में
तो 11 कम 11 हासिल 1 और 11 पचे 55 1 56 और 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो 51 पदों का योगफल 5610। ये आंसर हो गया। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न उत्तर 4। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ तक एक मीनार है और इसी मीनार पर एक झंडा लगा है इस प्रकार से, और इस मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के शिखर, ये मीनार है, इसका शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और इसी बिंदु से इस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 60 अंश है। तो हमें इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हम बिंदु मान लेते हैं ए, बी और ये सी और ये डी। तो हम झंडे की ऊंचाई जो है एच मीटर मान लेते हैं और ये जो है 10 मीटर है और इसे हम यक्स मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना झंडे की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर, बी सी बराबर यक्स मीटर और ए बी बराबर 10 मीटर। अब ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर tan 45 अंश का प्रयोग करेंगे। ये 45 अंश है। tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बी सी बटे आधार ए बी। tan 45 अंश का मान 1, बी सी के जगह पर हम क्या लिखेंगे यक्स, यहाँ पर यक्स माने हैं, और ए बी के जगह पर ये 10। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 10। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश कितना है, ये लंब बटे आधार, लंब जो है बी डी है और आधार क्या है ए बी। तो tan 60 अंश का मान जो होता है कड़ी में 2 और बी डी के जगह पर लिखेंगे। ये देखिए बी डी जो होगा ये पूरा जो है हमारा हो जाएगा एच प्लस यक्स मीटर। तो बी डी के जगह पर लिखेंगे एच प्लस यक्स बटे ए बी के जगह पर ये 10, ये 2 लिख दिए, कड़ी में 3 होगा। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तिरछा, तो एच प्लस यक्स बराबर 10 कड़ी में 3। अब यहाँ पर एच बराबर 10 कड़ी में 3 और ये जो यक्स है इधर आएगा तो माइनस यक्स। यहाँ पर एच बराबर 10 कड़ी में 3, यक्स के जगह पर हम मान रखेंगे 10। ये -10 किससे हुआ है, समीकरण 1 से। अब एच बराबर 10 कामन लेंगे तो 10, ब्रैकेट में कड़ी में 3, ये -1। ये जो है इस झंडे की ऊंचाई हो गई। आंसर झंडे की ऊंचाई जो है 10 ब्रैकेट में कड़ी 3 -1, ये 1 है। अब हम चौथे प्रश्न का अथवा पर आते हैं, जिसमें दिया है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी और आधार के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न उत्तर 4 का अथवा। अब इसका पहले हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पर एक मीनार है
इस प्रकार से ये इसका क्षैतिज तल हम लेते हैं, तो इस मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है। इसके दूसरे तरफ एक खंभा है, तो इस मीनार के शीर्ष से इस खंभे की चोटी यहाँ है, ये मीनार की चोटी से इस खंभे के ऊपरी सिरे और इसके आधार का अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण इस प्रकार से बनेगा, ये 45 अंश और ये 60 अंश है। इसका क्षैतिज हम बना लेते हैं, तो ये भी 45 अंश बनेगा और ये बनेगा 60 अंश। तो हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके बिंदु हम मान लेते हैं, ये बिंदु ए बी सी और ये डी और ये ई। अब हम इसको हल करते हैं, लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई ये ए बी बराबर एच मीटर, इसे हम क्या मान लें, एच मीटर। तो ये भी हमारा एच मीटर हो जाएगा और ये कितना होगा, 50 माइनस एच होगा और इसको मान लेते हैं हम यक्स, ये भी हमारा यक्स ही होगा। तो ये ए बी बराबर एच मीटर बराबर किसके है, सी ई के, और यहाँ पर बी सी बराबर यक्स मीटर बराबर ये किसके है, ए ई के, और ये जो है डी ई बराबर होगा 50 माइनस एच मीटर। और ये मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई ये सी डी बराबर 50 मीटर है। अब हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। यहाँ पर tan 60 अंश का प्रयोग करेंगे, बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब क्या हो गया सी डी, आधार क्या हो गया बी सी। tan 60 अंश का मान जो होता है कर्ण में 3, और सी डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये 50, और बी सी के जगह क्या लिखेंगे यक्स। तिरछा गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 यक्स बराबर 50 और ये यक्स बराबर 50 बटे कर्ण में 3, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, यहाँ पर tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी डी ई बटे ए ई होगा। tan 45 अंश का मान 1, डी ई के जगह पर 50 माइनस एच लिखेंगे और ए ई के जगह पर यक्स। तिरछा गुणा करेंगे, यक्स बराबर 50 माइनस एच, एच को इधर करें तो एच हो जाएगा बराबर 50, ये इधर आएगा तो माइनस यक्स। अब यहाँ पर एच बराबर 50 माइनस यक्स की जगह पर रखेंगे 50 बटे कर्ण में 3, इसे लिख सकते हैं एच बराबर, इसका एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो 50 कर्ण में 3 और माइनस 50 बटे कर्ण में 3। आप चाहें तो इसमें हर का परिमीकरण कर सकते हैं इस प्रकार से, तो एच बराबर 50 कर्ण में 3 माइनस 50 बटे कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 बटे कर्ण में 3, इसका गुणा होगा तो 50 कर्ण में 3 में कर्ण में 3 का गुणा होगा, कर्ण हट जाएगी और 50 3 150 यानी 150 माइनस 50 कर्ण में 3 और बटे कर्ण में 3 में कर्ण में 3 का गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 50 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस कर्ण में 3 और बटे ये 3, यहीं तक आप छोड़ देंगे तो भी आंसर सही होगा। तो इस खंभे की ऊंचाई जो होगा 50 ब्रैकेट में 3 माइनस कर्ण में 3 बटे 3 मीटर, ये आंसर हो गया। अब हम इस प्रश्न पत्र के लास्ट सवाल पर आ जाते हैं, जो प्रश्न संख्या 5 है। इसमें भी 2 प्रश्न दिया है अथवा करके, आपको केवल एक ही प्रश्न हल करना है जो 6 अंक का है। तो इसमें पहला दिया है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है।
लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान 3.14 रखना है और कड़ी में 3 का मान 1.73 रखना है। तो चलिए इसको हम चित्र की सहायता से हल करेंगे। प्रश्न उत्तर 5। यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र ये O है। इसकी त्रिज्या जो है 15 सेमी है और एक केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है और ये इसका जीवा है। इसे हम ए बी लिखते हैं। तो हमें संगत ये लघु त्रिज्यखंड, ये लघु वृत्तखंड, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका ये दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेमी और केंद्रीय कोण जो है थीटा बराबर 60 अंश। तो यहाँ पे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है। इसका फार्मूला होता है r स्क्वायर ब्रैकेट में पाई इंटू थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पर r की जगह पर हम रखेंगे 15। ये हो जाएगा 15 पर वर्ग, पाई की जगह पर हम मान रखेंगे 3.14 गुणे थीटा की जगह पर 60 बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे 60। अब इसको हम हल कर देंगे। तो 15 का वर्ग जब हम करेंगे तो होगा 225 और ये 60 से काट देंगे तो ये कटेगा 6 बार में और 2 से काटते हैं 2 3 6 और ये 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। ये आएगा 1.57 बटे 3 और माइनस 1/2 गुणे साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। अब ये 225 1.57 बटे 3 माइनस ये कड़ी 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो कड़ी में 3/4। अब यहाँ पर 225 अब ब्रैकेट में 1.57 बटे 3 माइनस कड़ी में 3 का मान यहाँ पर दिया है 1.73/4। अब यहाँ पर 225 ब्रैकेट में 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ये हमें 12 प्राप्त होगा। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का गुणा 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, 2 22, 4 एकम 4, 4 2 6 यानी 6.28 आएगा और माइनस 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 2 5, 5.19 प्राप्त हो गया। 225 यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 18 में से 9 निकलेगा 9 और ये जो है यहाँ पर 1 मिला, 1 में से 1 निकलेगा 0 और ये 6 में से 5 निकलेगा 1 यानी 1.09 बटे 225 में 1.09 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 245.25 बटे 12। अब इसमें जब हम 12 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20.4375 सेमी स्क्वायर। तो ये जो है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई r स्क्वायर और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया है 20.43
3.75 तो यहाँ पर पाई के जगह पर 3.14 गुणे आर के जगह पर 15 का वर्ग और ये माइनस 20.4375 3.14 गुणे 15 का जब हम वर्ग करेंगे तो 225 माइनस 20.4375 3.14 में 225 का गुणा करेंगे तो 706.5 माइनस ये 20 है 20.4375 इसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो 686.0625 सेमी स्क्वायर ये जो है हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। 5 के अथवा प्रश्न को भी हल कर लेते हैं, जिसमें दिया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। इस बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 का अथवा एक लकड़ी का बेलन है इस प्रकार से, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार एक गड्ढा काट दिया जा रहा है। इस बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेमी है और इसकी त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3.5 सेमी है, तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी और इसकी ऊंचाई h बराबर 10 सेमी। तो ये गड्ढा काटने पर, ये गड्ढा जब निकाल दिया जा रहा है, इस तरीके से इसको काट दिया जा रहा है, तो जो शेष भाग बच रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जोड़ देना है, जो कि होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और प्लस ये दो अर्धगोला है तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 2 पाई आर हम कॉमन लेंगे तो एच प्लस यहाँ बचेगा 2 आर बचेगा। यहाँ पर 2 गुणे पाई के जगह पर 22/7, आर की जगह पर लिखेंगे 3.5 और एच की जगह 10 प्लस 2 गुणे आर की जगह पर 3.5। इसे हम काट देंगे तो ये 0.5 बार में कटेगा, 22 × 25 110, 11 होगा, 11 दूना 22, 22 हो गया। 10 प्लस इसको हम गुणा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 गुणे 10 में 7 का को जोड़ेंगे तो 17, 22 में 17 का गुणा करेंगे तो 374 सेमी स्क्वायर। तो ये इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न समाप्त हो गए।